चलिए आगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट थे थ्योरी वाले वो ऑलमोस्ट पूरे कर दिए थे। लाइक पाइथन डाउनलोड होना, पाइथन का इंस्टॉलेशन होना, पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, पीबीएम क्या होता है, अलग अलग पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारा हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अब हम लोग आज से अपना प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम जो हमने बनाया था, अगर उसको हम दोबारा रन करना चाहते हैं तो हम उस प्रोग्राम पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद आइडल। आइडल पाइथन का एडिटर है, जैसे VS कोड, जुपिटर, पाइचार्म ये सब है, उसी तरह से आइडल पाइथन सेटअप के साथ जो आता है एडिटर वो है। और जो वर्जन पर आप इसे ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था जिसको हम सिंपली रन पे जाके अपना रन कर सकते हैं। अब जब भी आप कोई भी मैसेज पाइथन में लिखते हैं तो उस मैसेज को आज हम प्रिंट के अंदर लिख रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जब भी हम कोई मैसेज लिखेंगे पाइथन में तो हमेशा प्रिंट के साथ ही लिखेंगे। बिना प्रिंट के भी लिखा जा सकता है। कब लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, जब आगे डिस्कस होगा तो उस समय बेटर समझ में आएगा। अभी हम इसको प्रिंट के साथ ही समझ रहे हैं। तो जब भी कोई मैसेज लिखा जाता है तो उस मैसेज को लिखने के पाइथन में टोटल 4 तरीके होते हैं। हमने अभी उनमें से एक ही जाना है, और वो एक तरीका ये है कि आप डबल कोट से अपना मैसेज लिखना स्टार्ट करते हैं और मैचिंग कोड से आप यहाँ पर एंड करते हैं। तो रूल है कि ये मैचिंग कोड आपका जरूर होना चाहिए। अब जिस चीज को यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये मैसेज है, इसी चीज को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ये हमारा स्ट्रिंग। तो हम लोग अब आप मैसेज ना बोलकर स्ट्रिंग कहा करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। आपने कहा सर टोटल 4 तरीके होते हैं, दूसरा बताइए क्या तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि मैं डबल कोट की जगह सिंगल कोट के पेयर में भी पाइथन में स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ। अब एक दूसरा प्रोग्राम मैं बना लेता हूँ ताकि जो भी मैं आपको कुछ नया करके दिखाऊंगा इसी प्रोग्राम में ना करूं, क्योंकि फिर अगर ऐसा करेंगे तो एंड ऑफ द क्लास हमारे पास एक ही प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो जो भी मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा एक नया प्रोग्राम आपको बना दिया करूंगा। तो मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पर। P2 नाम से मान लीजिए मैंने इसकी कॉपी बना। अब जो पहला वाला प्रोग्राम था वो अलग हो गया, और अभी वाला प्रोग्राम मैंने कॉपी करा है सेव एज करके, तो P2 नाम की फाइल में आ गया। अब जो भी मैं चेंज करूंगा तो P2 नाम की फाइल में हो जाएगा, पुरानी वाली फाइल एज इट इज आपकी सेव हो गई। तो अब हम इस यहाँ पर इसको सिंगल कोट के साथ ही लिखते, थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिस इज पाइथन लैंग्वेज। रन करेंगे तो आप पाइथन में स्ट्रिंग को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास अभी तक 2 तरीके आपको बता दिए गए। पहला डबल कोट का पेयर आप लगा सकते हैं, दूसरा सिंगल कोट के पेयर में भी आप अपनी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को 3 टाइम डबल कोट के साथ स्टार्ट करिए। 3 टाइम डबल कोट, 1 2 3, और मैचिंग कोड से आप एंड करेंगे, 1 2 3। ठीक है, इसको आप रन कराएंगे तो भी आपका ये स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। तो स्ट्रिंग को लिखने का ये तीसरा तरीका होगा कि आप 3 टाइम डबल कोट्स के पेयर से स्ट्रिंग स्टार्ट करिए और फिर मैचिंग कोड से आप उसे एंड कर दीजिए। अब इसी काम को करने का आखिरी तरीका, आप 3 टाइम सिंगल कोट से स्ट्रिंग को स्टार्ट करेंगे और मैचिंग कोड से स्ट्रिंग को एंड करेंगे। रन कराएंगे
तो टोटल पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने के हमारे पास 4 तरीके हो जाते हैं। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि हमें कब कौन सा तरीका यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए जब आपसे कहा गया कि हम पाइथन में स्ट्रिंग को अब हम लिख सकते हैं, तो ये भी सोचिए कि रियल लाइफ की क्या चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रिंग में आ जाती हैं। व्हाट्सएप पे हम मैसेज सेंड करते हैं, वो मैसेज आ जाएगा स्ट्रिंग। किसी का नाम भी तो आ सकता है, किसी का एड्रेस भी आ सकता है, किसी प्लेस का नेम आ सकता है, फादर का नेम आ सकता है, स्कूल का नेम, कॉलेज का नेम, कंट्री का नेम, तो कोई भी नेम आ सकता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर हम मान लीजिए एड्रेस लिखने की कोशिश करते हैं ड्यूकेट का, कि हम ड्यूकेट के एड्रेस को लिखना चाहते हैं, तो अभी एक क्लैरिटी और आएगी कि अगर कोई आपसे बोले कि भाई स्ट्रिंग का नोटेशन क्या है, वो तो आपको पता है 4 नोटेशन होते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग को डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, सीक्वेंस और करेक्टर्स, करेक्टर्स का सीक्वेंस क्या है? स्ट्रिंग। तो अब सर करेक्टर शब्द सही है या लेटर्स शब्द सही है? आपने लिखा दिस इज पाइथन, तो THIS, ये सब अल्फाबेट ही तो है पूरा का पूरा मैसेज। तो हम लेटर्स और करेक्टर्स इन 2 वर्ड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इंटरचेंजेबल हैं दोनों वर्ड्स या अलग अलग मीनिंग रखते हैं? आंसर आता है अलग अलग मीनिंग रखते हैं। करेक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? करेक्टर्स में आपके लेटर्स आते हैं, करेक्टर्स में आपके डिजिट्स आती हैं, करेक्टर्स में आपके सिंबल्स आते हैं, करेक्टर्स में आपका स्पेस आता है, करेक्टर्स में आपके स्पेशल करेक्टर्स आते हैं लाइक /T, /N। तो ये सब चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? करेक्टर्स कहलाती हैं। तो करेक्टर क्या है? सुपरसेट है। हर चीज जो कीबोर्ड से टाइप हो सकती है वो करेक्टर है, चाहे वो डिजिट है, चाहे वो सिंबल है, चाहे वो अल्फाबेट है, चाहे कुछ भी है। मतलब अल्फाबेट और लेटर से एक ही बात। ठीक है, तो अब देखो ये बात हमें समझ में और बेटर आएगी जब आपको ये बताया जाएगा कि अब हम एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए ड्यूकेट का एड्रेस हम लिखना चाहते हैं, तो लिखा मैंने A-43, है ना, ए ब्लॉक है, बिल्डिंग नंबर 43 है। तो अब सोचो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको एक स्ट्रिंग नोटेशन का यूज करके तो लिख पाऊंगा। तो स्ट्रिंग नोटेशन जो 4 तरीके मुझे पढ़ाए गए हैं उनमें से कोई सा भी यूज आप कर सकते हैं। हमने कहा चलो ये वाला यूज कर लेते हैं। तो अब देखो ये तो आपका अल्फाबेट हो गया, कैपिटल लेटर वाला हो सकता है। उसके बाद आपने लगाया यहाँ पे डैश। अभी डैश क्या लेटर है? नहीं, ये तो सिंबल हो गया। तो क्या एड्रेस में सिंबल नहीं आएंगे? हमने कहा आएंगे। तो क्या एड्रेस को हम स्ट्रिंग नहीं कहते? हमने कहते हैं। तो आसान तरीका है स्ट्रिंग को समझने का कि आप किसी का नेम इमेजिन मत करिए ब्रेन के अंदर, आप इमेजिन क्या करिए? किसी का एड्रेस इमेजिन करिए। उस एड्रेस में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाएगा कि अच्छा अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ये सब चीजें आती होंगी। फिर हमारे उसमें लेटर्स भी आते हैं, डिजिट्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, सारी चीजें आएंगी, है ना। A-43। अब उसके बाद मैं लगाना चाहता हूँ कॉमा, लगा सकते हैं, कॉमा भी तो एक सिंबल है, करेक्टर का पार्ट है ना। फिर उसके बाद आप लिखना चाहते हैं सेक्टर 16, सेक्टर -16 अब उसके बाद मान लीजिए फिर कॉमा लगाना चाहते हैं और आप लिखना चाहते हैं नोएडा, और फिर यहाँ पर यूपी, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये सब पूरी स्ट्रिंग ही तो है। तो स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज नॉट अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर where character includes all letters, all digits, all symbols, and some special characters like space, /T/N। तो अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो सर रन होगा? हमने कहा डेफिनेटली रन होगा। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब भी हम एड्रेस को कहीं भी यूज करते हैं
तो वो मल्टी लाइन पर लिखा जाता है। हम कोई फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 ऐसे करके एड्रेस के बारे में जनरली हम लोग देखते हैं। तो हम प्रोग्राम में ऐसा ही करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस आपने लिखा है ये एड्रेस मल्टी लाइन पर आ जाए। तो आप बताइए कि मल्टी लाइन पर कहाँ से आप लाना चाहते हैं। हमने कहा 43 के बाद जो कॉमा लगा है ना, वो कॉमा की जगह आउटपुट में क्या आ जाए, न्यू लाइन आ जाए। तब आउटपुट में न्यू लाइन कैसे आ सकती है? तो हमने कहा दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है न्यू लाइन लाने का, कि आप कॉमा हटाकर प्रोग्राम के अंदर ही मैसेज को न्यू लाइन पे लिख दें। हमने कहा उसके आगे फिर से न्यू लाइन चाहिए 16 के बाद। एक तरीका तो यह है जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये सही है गलत है, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसे अगर मैं प्रोग्राम में लिखूं तो आउटपुट में भी एज इट इज दिखे, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि जैसा हमने प्रोग्राम में स्ट्रिंग लिखा है एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो गया हमारा, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जब इसको रन कराया तो ये एरर आ गई। अब एरर क्यों आई है उसको समझते हैं। आपको 4 नोटेशन दिए गए थे स्ट्रिंग को प्रोग्राम में लिखने के। उन 4 नोटेशन में पहला नोटेशन था डबल कोट का पेयर। ये नोटेशन ये कहता है कि मेरा काम सिंगल लाइन स्ट्रिंग को प्रोग्राम में लिखना है। अगर आप एक से ज्यादा लाइन पर प्रोग्राम में स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, जैसा कि अभी आप करना चाहते हैं, तो मेरा यूज नहीं किया जाता। मैं सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज किया जाता है। तो कोई बात नहीं, दूसरे को बुला कर लाते हैं। 4 है हमारे पास। जब इसको यूज करते हुए प्रोग्राम को रन कराया गया, इसने भी सेम एरर दे दी। इसने कहा मैं भी पहले वाले की तरह ही हूँ और मेरा यूज भी आप प्रोग्राम में सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम में मल्टी लाइन पर स्ट्रिंग लिखते हैं तो मेरा यूज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमारे पास 2 और हैं अभी। इसको बुलाया और जब इसको रन किया तो ये चल गया आउटपुट में आकर। पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि 4 तरीके बताए गए थे, उसमें जो 3 टाइम्स डबल कोट का हमारा नोटेशन है वो हम शायद सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए तो यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम सिंगल लाइन के साथ इसका यूज करते हैं तो हमारे एफर्ट ज्यादा लगेंगे, हमें ज्यादा की प्रेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरी मजबूरी है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ये मजबूरी हो गई। अब आपको जो 1 टाइम डबल कोट 1 टाइम सिंगल कोट वाला नोटेशन था वो आपको सपोर्ट ही नहीं होगा। तो अब आपको मजबूरी होगी कि आपको इस नोटेशन पर आना ही होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, चौथा वाला तरीका वो भी तीसरे वाले की तरह ही है। उसका भी यूज हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए करते हैं। ठीक है। अब इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि पाइथन की जो स्ट्रिंग है वो 2 तरह से समझी जा सकती है। पहला सिंगल लाइन स्ट्रिंग और दूसरा है मल्टी लाइन। सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखने के बताइए कितने टोटल नोटेशंस हैं पाइथन में? 4। क्या इन नोटेशंस का यूज करके 3 टाइम्स वाले क्या सिंगल लाइन स्ट्रिंग नहीं लिख पाएंगे हम? पाएंगे। तो अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो 4 है, बट रिकमेंडेशन तो शुरू के 2 का ही हम। भाई जब आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखेंगे तो ज्यादा मेहनत क्यों करना चाहते हैं? कम मेहनत करके जो काम किया जा सकता है उससे करिए आप। जब आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग पर जाएंगे तब आपको मेहनत ज्यादा करनी ही पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कोई आपके पास। ठीक है। तो अगर हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये भी है। ये मना थोड़ी करेगा आपसे कि मेरा यूज मत करो। आप देखो कि आप ऐसा क्यों करते हो, जब सिंगल लाइन पे जाना था तो आप इसके पास जा ही क्यों रहे हो? एफर्ट आप अपने ज्यादा लगा रहे हो, आप खुद रेस्पॉन्सिबल हैं ऐसा कर रहे हो। ठीक है। और मल्टीलाइन स्ट्रिंग के हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
एक ये और एक ये। तो मल्टीलाइन कितनी भी लाइन पर हम जा सकते हैं। टोटल 1 2 3 और 4 और यहाँ पर ये सिर्फ 2 करें। अब पाइथन के अंदर मल्टीलाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट एक नया टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, लाइक C++, जावा, .NET, PHP। इन लैंग्वेजेस में आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये लोग कैसे करते होंगे फिर? अगर आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग आउटपुट में दिखाना चाहते हैं तो इन लैंग्वेजेस में कैसे होता होगा? इनके पास एक दूसरा तरीका है और उस तरीके को पाइथन भी सपोर्ट करती है। तो अगर आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग अपना आउटपुट में दिखाना चाहते हैं लेकिन प्रोग्राम में मल्टीलाइन स्ट्रिंग का नोटेशन यूज ना करके जो सिंगल लाइन वाले नोटेशन है उन्हीं का यूज आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसी काम को करने का सी स्टाइल, जावा स्टाइल या अदर लैंग्वेजेस में जो स्टाइल होता है इसी काम को करने का पाइथन में भी सपोर्ट होता है, वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोट या सिंगल कोट के साथ आइए। ठीक है। अब जब आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो आप पहले डिसाइड करिए कि किस कैरेक्टर के बाद आउटपुट में न्यू लाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया 3 के बाद। तो अब क्या करेंगे? 3 के बाद आप लिखेंगे /n। /n क्या होता है? एक स्पेशल कैरेक्टर हमारा कंसीडर होता है स्ट्रिंग के अंदर। इसको हम बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखो बाकी कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे लिखे गए हैं आउटपुट में वैसे ही आपको दिखा दिए जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये एज इट इज आउटपुट में नहीं दिखाए जाते। इनका कोई मीनिंग होता है लैंग्वेज के पास, और जब आउटपुट आपको दिखाया जाएगा तो इस स्पेशल कैरेक्टर का जो मीनिंग होता है आउटपुट में वो दिखाया जाएगा। तो क्या मीनिंग होता है ये भी सीखना पड़ेगा, हमने कहा ये भी सीखना पड़ेगा। और इसका मीनिंग होता है न्यू लाइन इन आउटपुट। न्यू लाइन इन। तो स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से और भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं और उनका भी अपना अपना कोई एक मीनिंग होगा जब आउटपुट में आप स्ट्रिंग को देखेंगे तो। ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एज इट इज अभी रन करा दूं तो 3 के बाद न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी और आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो न्यू लाइन पर आपको दिखेंगे। अब सर हम चाहते थे 16 के बाद भी न्यू लाइन क्रिएट हो जाए आउटपुट में और फिर आगे के कैरेक्टर उसी न्यू लाइन पर आने चाहिए। तो अब क्या करेंगे? एक स्लैश ऑन कहाँ लगा देते हैं? 16 के बाद और लगा देते हैं। सर ये लगा तो है, खाली स्लैश लगाने से काम नहीं होने का? नहीं, स्मॉल एन चलेगा, कैपिटल एन नहीं। स्लैश के साथ कॉम्बिनेशन स्मॉल एन का है तब न्यू लाइन आती है, कैपिटल एन के साथ नहीं। ठीक है। अब ये लगा दिया, चलाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से पाइथन की स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। अगर हम स्ट्रिंग नोटेशन में नहीं है तो /n का कोई मीनिंग नहीं होता, एरर आ जाती है। /n आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट तभी करेगा जब वो एक स्ट्रिंग नोटेशन के अंदर लिखा गया है। अब वो स्ट्रिंग नोटेशन कोई सा भी हो सकता है, चारों में से कोई सा भी हो सकता है, तभी वो स्पेशल है, वरना कोई स्पेशल नहीं है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए
कि हमारे पास एक और स्पेशल कैरेक्टर होता है, सिंपली AB/N/CD/TEF। तो /n हो गया न्यू लाइन कैरेक्टर इन आउटपुट, /T हो जाता है टैब स्पेस कैरेक्टर इन आउटपुट। टैब स्पेस का मतलब होता है जो आपका टैब की होती है कीबोर्ड में, उसको प्रेस करने से जितने स्पेसेस आते हैं उतने स्पेसेस आउटपुट में /T जहां लिखा हुआ है उस पोजीशन पर आउटपुट में आपको दिखाई देंगे। पहले से ये बता पाना पॉसिबल नहीं होता कि /T का मतलब टैब स्पेस होता है, तो टैब स्पेस में कितने स्पेस आते हैं। आप 4 भी कह सकते हैं, 5 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक ही प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे /T अगर हम लगाएं तो अलग अलग आउटपुट आ सकते हैं। तो टैब स्पेस का मतलब है ग्रुप ऑफ स्पेस। कितने कितने का कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कोई फिगर आपसे पूछे कितने का होता है तो हम नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा कि हम किस स्ट्रिंग के अंदर उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तो जहां पर /n था प्रोग्राम में, वहां पर आउटपुट में आ गया न्यू लाइन, और आगे के कैरेक्टर न्यू लाइन पर प्रिंट होना शुरू हो गए, डी तक प्रिंट हुए, फिर आ गया /T। अब /T का मतलब टैब स्पेस, ये हो गया आपका टैब। ठीक है, और यहाँ पर आगे के कैरेक्टर फिर टैब स्पेस के आगे के ये, तो /T एक दूसरा स्पेशल कैरेक्टर हो गया जो हमारा टैब स्पेस आउटपुट में क्रिएट करता है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद इंटरव्यू में अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे पता है कि स्प्रिंग में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए जा सकते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है जो कि आउटपुट में हमें दिखाई देगा, रादर देन वो कैरेक्टर्स खुद दिखाई दें, लेकिन मैं उन स्पेशल कैरेक्टर को ही आउटपुट में देखना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझसे कोई ये कह दे मुझे आउटपुट में /n प्रिंट कराना है, तो प्रिंट तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका तो मीनिंग होता है न्यू लाइन। लेकिन अगर मुझे प्रिंट कराना पड़े तो क्या हम नहीं करा सकते? आंसर इज यस, हम करा सकते हैं। कैसे कराएंगे उसको देखते हैं। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग कुछ स्पेशल कैरेक्टर को कंसीडर करती है और आप उन्हें इग्नोर कराना चाहते हैं, उनका जो मीनिंग है वो इग्नोर हो जाए और वो एज इट इज ही आउटपुट में आपको दिखाई दें, तो आप स्ट्रिंग की शुरुआत में, स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग वाला कोट है, इसके जस्ट बिफोर आप लिखते हैं आर। आर लेटर का मतलब हो गया रॉ स्ट्रिंग, RAW, रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग कंसीडर होती है पाइथन में जिसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का स्पेशल मीनिंग अब नहीं रह जाता, अब वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर की तरह ही कंसीडर होगा और आउटपुट में फिर वो एज इट इज दिखाई आपका दे जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं रन कराऊंगा तो आउटपुट में एज इट इज आपको ये दिखेगा /n/T एज इट इज आता है। अब /n से न्यू लाइन क्रिएट नहीं, /T से टैब स्पेस आपका नहीं आए। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग क्या कहलाती है? रॉ स्ट्रिंग कहलाती है। अगर इसको हटा दें तो सर इसका मीनिंग हम पहले से जानते हैं, /n का मतलब न्यू लाइन, /T का मतलब टैब। ठीक है, तो पाइथन से पूछा गया कि आपको /n/T बनाने की जरूरत ही क्या थी। पाइथन ने कहा हमने कहाँ बनाया, आप ही ने पूछा था एड्रेस मल्टी लाइन पे कैसे आएगा। मान लो हम ये नहीं बनाते तो फिर कैसे करते आप? सी में, जावा में, .NET में, PHP में कैसे होता? पाइथन में चलो मल्टी लाइन स्ट्रिंग का सपोर्ट है, तो एक सिंगल लाइन आंसर दिया फॉर्मेटेड आउटपुट दिखाने के। अगर आप अपने आउटपुट को थोड़ा सा फॉर्मेट करके अच्छा लुक लगे ऐसा दिखाना चाहते हैं तो आप /T/n का सहारा लीजिए, आउटपुट थोड़ा सा बेटर लुकिंग हमारा हो सकता है। बस इसी के लिए बनाया और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो अब इतना जानने के बाद इंटरव्यूअर हमसे क्या कह सकता है जिसका आंसर हमारे पास होगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है कि मुझे /n का मीनिंग चाहिए आउटपुट में न्यू लाइन, मतलब आउटपुट आना चाहिए AB
न्यू लाइन पर सी डी, लेकिन स्लैश टी का मीनिंग मुझे आउटपुट में नहीं चाहिए, स्लैश टी एज इट इज आना चाहिए, स्लैश टी ई है। अब बताओ कैसे करेंगे कि अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में आर लेटर लगाता हूं तो इससे क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं। जितने भी पूरी स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर आ रहे थे, जितनी जगह पर आ रहे थे, हर जगह इग्नोर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो यूज केस है वो डिफरेंट है। आपकी स्ट्रिंग में दो जगह पर स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, आपको एक जगह उसका मीनिंग चाहिए, दूसरी जगह पर मीनिंग नहीं चाहिए। तो फिर अब ये कैसे होगा, क्योंकि आर लगा देने से तो सारे के मीनिंग इग्नोर हो जाएंगे, और ना लगा देने से सबके मीनिंग आएंगे। लेकिन इस बार तो आप बीच में आ गए, तो कैसे करें यहाँ पर। तो इसके लिए हमसे कहा गया कि अगर आप किसी भी स्पेशल करेक्टर का मीनिंग पर्टिकुलर प्लेस पर इग्नोर करना चाहते हैं रादर देन पूरी स्ट्रिंग के लिए, तो आप उस स्पेशल करेक्टर के पहले एक बैक स्लैश और लगा दीजिए। तो डबल बैक स्लैश के साथ स्पेशल करेक्टर को लिखेंगे, सिंगल बैक स्लैश के साथ लिखेंगे तो मीनिंग आएगा, डबल के साथ लिखेंगे तो अभी एज इट इज हमारा प्रिंट होता है। पहले वाले का मीनिंग आया, दूसरे वाले का मीनिंग नहीं आया, क्योंकि हमने उसे डबल बैक स्लैश के साथ। तो किसी भी स्पेशल करेक्टर का मीनिंग इग्नोर करना है तो आपके पास सिंगल बैक स्लैश की जगह पर डबल बैक स्लैश का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर आप पूरी स्ट्रिंग के स्पेशल करेक्टर को इग्नोर करना चाहते हैं तो अब आप ज्यादा एफर्ट ना लगाएं, सोचो आपको यहाँ भी लगाना है, और भी जगह पर आते हैं स्लैश टी स्लैश एन, हर जगह इग्नोर करना है, तो आपको अब ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, हर जगह पर जा जाके एक बैक स्लैश लगाना पड़ रहा है। बेटर होता कि आप स्टार्टिंग में प्रीफिक्स आर लगा देते, पूरी स्ट्रिंग में जितनी भी जगह पर होगा हर जगह मीनिंग इसका इग्नोर कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी अप्रोच यूज करना चाहते हैं। तो उसका डिसीजन जनरली इसी बात पर लिया जाता है कि अगर पूरी स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर को इग्नोर करना है तो हम क्या लगाएंगे, इस प्रीफिक्स में आर लगाएंगे। पर्टिकुलर प्लेस के लिए अगर मुझे ये फीचर चाहिए तो हम आर स्ट्रिंग ना लगाकर हम डबल स्लैश डबल बैक स्लैश वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब आप स्ट्रिंग के आउटपुट को ध्यान से अगर देखें तो मैं स्ट्रिंग को प्रोग्राम में लिखने का कोई सा भी नोटेशन यूज करूं, लेकिन आउटपुट में कोट्स नहीं आते। आउटपुट में कोट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं सिर्फ वो आते हैं, यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये ये नहीं आते आउटपुट। मुझे आउटपुट नोटेशन के साथ चाहिए। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में जब स्ट्रिंग प्रिंट होती है तो स्ट्रिंग के जो नोटेशन वाले कोट्स होते हैं वो आउटपुट में नहीं आते हैं, लेकिन मुझे चाहिए। मैं थोड़ा सा और बढ़िया सा फॉर्मेट करके दिखाना चाहता हूँ, किसी चीज को हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे दिखें। ठीक है, तो अब जो हम पहली बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले वो करते हैं, फिर देखेंगे वो सही है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हम पहली बार में यही तो करेंगे, वो लगा दिया। अब सीखना है, जब भी कोई स्प्रिंग का नोटेशन आप स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही उसका मैचिंग कोट आता है स्ट्रिंग को एंड मान लिया जाता है। आप अपने ब्रेन में सोच रहे हैं कि स्ट्रिंग मैंने यहाँ स्टार्ट करी है, यहाँ पर एंड करी है। पाइथन का इंटरप्रेटर ये नहीं सोच रहा है। पाइथन का इंटरप्रेटर क्या सोच रहा है कि जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोड आएगा तो स्ट्रिंग एंड मान ली जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हो गई हमारी, एंड हो गई। अब आगे के जो कैरेक्टर्स हैं ये तो स्ट्रिंग के बाहर हो गए, ये तो स्ट्रिंग है ही नहीं, फिर क्या है ये, हमने कहा फिर तो एरर है। जो भी लिखना है स्ट्रिंग नोटेशन में लिखना है, उसके बाहर लिखते ही कुछ एरर आ जाती है। ठीक है, फिर एक बार पहले तो दिखाना, आप शुरू से लिखवा रहे हो नोटेशन, लिख ही क्यों रहे हो, ऐसे लिख दें तो हमने कहा बात सही है, ऐसे लिख के देख लो एरर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को जब लिखेंगे तो उसके नोटेशन के साथ ही लिखेंगे। अब आ जाओ इस वाले पर जो आप कह रहे हैं, फिर एरर आएगी, हमने कहा
ये यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टार्ट मानता है और यहाँ पर एंड मान लेता है, आगे एरर है। तो सर करें कैसे? हमने कहा ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के नोटेशन से स्टार्ट करता हूँ तो ये स्ट्रिंग अब एंड कब मानी जाएगी? जब ये वाला कोट आएगा या मैचिंग कोट आएगा? मैचिंग वाला। तो अब इसको क्या करें? क्या इसको हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ऐसे पढ़ें, ऐसे माने कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग से जाइए? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। अब ये नोटेशन एक करेक्टर हो गया, एक सिंबल हो गया। जैसे डैश सिंबल था, है ना, कोई सिंबल होता है, उसी तरह से ये कोट भी अब क्या है, एक सिंबल की तरह कंसीडर होगा, करेक्टर। अब ये नोटेशन का पार्ट हमारा नहीं रहा। तो जैसे पी एक करेक्टर है, उसी तरह से ये कोट भी एक करेक्टर है जो एज इट इज हमारा प्रिंट होगा। तो सर अब ये हमने कहा करेक्टर है, अब ये नहीं कहना है आपको कि ये पहले वाले का एंड है, नहीं, ये शुरू हुआ ही कब है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो ये है, ये जैसे पी है, वाई है, ऐसे ये कोट है, उसी तरह से ये भी एक कोट है। अब ये आपका क्या हुआ? मैचिंग वाला एंड हुआ। तो ये स्ट्रिंग स्टार्ट हुई यहाँ से और ये यहाँ पर एंड हुई, उसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो क्या है? हमारा एक करेक्टर है, ठीक। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मैं आउटपुट में स्ट्रिंग को सिंगल कोट दिखाना चाहूंगा तो डबल कोट से स्टार्ट करो, डबल कोट से एंड करो, ठीक है। तो ऐसा करके हम यहाँ पर इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना लगभग आ चुका है ना। मल्टीलाइन स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, ये सारी बातें हमारी समझ में लगभग आ चुकी हैं। अब प्रैक्टिस करनी रह जाती है। टॉपिक में इतना ही है, स्ट्रिंग प्रिंट करने के टॉपिक। अब आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं देखूं तो स्ट्रिंग के ऊपर लगभग मैंने 12 प्रोग्राम बना दिए। हर प्रोग्राम एक एक लाइन का ही है। ये सारे के सारे एक प्रोग्राम में हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन सीखते समय हमें सारी चीज़ें अलग अलग करनी ही चाहिए ताकि ब्रेन के अंदर चीज़ें आराम से सेपरेटली जा सके, ठीक है। अब ये सारे के सारे प्रोग्राम जब आप घर जाएंगे अपने, तो अपने हाथ से आपको बनाने होंगे। मेरे बना देने से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा ये श्योर है, लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं बढ़ेगा। वो तभी बढ़ेगा जब आप अपने हाथों से करेंगे इस काम। आपकी आंखें जब करते हुए देख लेंगी आपको, तब आपके ब्रेन के अंदर ये ड्यूरेबल होगा, ठीक है। तो जितने प्रोग्राम मैं क्लास में कर रहा हूँ, ये सारे प्रोग्राम घर जाके आपको अपने लैपटॉप पे करने होते हैं। तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपको वो चीज आएगी। अदरवाइज क्लास में समझ में आता रहेगा और वो अगले दिन निकल कर जाता रहेगा, ठीक है। अब क्या हम प्रिंट से सिर्फ स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हैं? क्या कुछ और प्रिंट नहीं हो सकता? किसी की सैलरी, किसी की एज, मान लीजिए करंट ईयर, डेट टाइम मुझे प्रिंट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू प्रिंट करनी है 9.8, पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है 3.14। तो बहुत सारी चीजें मेरे पास प्रिंट करने के लिए जो होती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। तो क्या हम उनको प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते? हमने कहा नहीं, आप उनको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो आप प्रिंट में नंबर को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम शुरू करते हैं करंट ईयर से, 2023। ऐसे ही लिख दें 2023, हमने कहा नंबरों को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको स्ट्रिंग नोटेशन की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबरों को आप डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ऐसे तो प्रिंट हो गया। अच्छा सर, मान लीजिए किसी ने ऐसे कर दिया, तो हमने कहा अब ये स्ट्रिंग की तरह कंसिडर हो रहा है। आउटपुट देखने वाले को क्या पता है कि आप प्रोग्राम में उसको नंबर लिख कर आए हैं, स्ट्रिंग लिख कर आए हैं, उसको तो जो दिखाना था वो दिख ही रहा है। हमने कहा आप ऐसा कह सकते हैं, गलत नहीं है आप, लेकिन डिफरेंस जब समझने की हम कोशिश करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों के बीच में प्लस लगा देता हूँ। तो अब ये बताओ, स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं कोई भी सिंबल यूज करता हूँ तो वो सिंबल का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर का मीनिंग होता है। बाकी किसी सिंबल का कोई मीनिंग नहीं, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का। वो एक कैरेक्टर है और एज इट इज आउटपुट में क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे नंबर के साथ लिख रहे होते तो अब इसका एक पाइथन में क्या होता है? मीनिंग होता है, अर्थमेटिक एडिशन।
गणित में जैसे जोड़ना होता है उसी तरह से ये भी हमारा अर्थमेटिक एडिशन वाला काम करता है। तो इसका रिजल्ट अब 20 + 23 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 43 आएगा। तो डिफरेंस तब आएगा जब आप किसी नंबर को सिर्फ दिखाना नहीं चाहते हैं, उस नंबर पे कुछ आप ऑपरेशन करके रिजल्ट को दिखाना चाहते थे। तो अगर आपने वो नंबर स्ट्रिंग में लिख दिया तो ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ऑपरेशन करने वाले सिंबल होते हैं प्लस माइनस, उनका स्ट्रिंग के अंदर कोई मीनिंग नहीं होता है, वो हमारे नॉर्मल कैरेक्टर कंसीडर होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके रिजल्ट प्रिंट करना चाहते थे तो आपको नंबर ही लिखना पड़े। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर तो समझ में आ गया। लेकिन जब हम ऐसे सोच रहे हैं तो एक ही बात है, आपका मन है चाहे तो ऐसे कर लो चाहे नंबरों में कर लो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो हमें दिखेगा नहीं लेकिन टेक्निकली वो होता है, समझने में हमें आना चाहिए, वो ये कि जब हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसका मेमोरी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग किया जाता होगा, और जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसका मेमोरी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर किया जाता होगा। दैट इज, जब प्रोग्राम रन होगा तो कितना मेमोरी लोकेशन होगा वो स्ट्रिंग के हिसाब से होगा 2023 के लिए, और जब हम 2023 को एज नंबर लिखेंगे तो मेमोरी कंजप्शन जो होगा वो नंबर के हिसाब से होगा, तो हमें दिखेगा नहीं, बट इंटरनली ये डिफरेंस भी होता है। ठीक है, फिलहाल हम नंबरों की बात कर रहे हैं। तो नंबर आपने ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। आप अपनी एज प्रिंट करा सकते हैं, मान लीजिए आपकी एज 30 है, सर माइनस वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, मान लीजिए कहीं टेम्परेचर -30 है, हमने कहा करा लो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर पॉजिटिव हो सकता है, सर नंबर फ्रैक्शन के साथ भी हो सकता है। हमने कहा फ्रैक्शन का मतलब होता है दशमलव के बाद के प्लेसेस, है ना। तो जैसे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। दशमलव के बाद जो वैल्यूज होती हैं उनको फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। डेसिमल प्लेस कितने, एक, डेसिमल प्लेस दो, डेसिमल प्लेसेस 3। ठीक है, ऐसे करके ये भी चलेगा, हमने कहा ये भी चलेगा, माइनस में भी चलेगा, हमने कहा माइनस में भी चलेगा। नंबरों के साथ साइन होता है, स्ट्रिंग का साइन नहीं होता। आप स्ट्रिंग के साथ साइन का यूज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगी, बट नंबरों के साथ आप साइन का यूज कर सकते। तो नंबर लिखने के लिए आपको स्ट्रिंग नोटेशन यूज नहीं करने हैं, डायरेक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर पॉजिटिव हो सकता है। जब नंबर पॉजिटिव होता है तो आपको प्लस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट किसी भी नंबर का साइन प्लस माना जाता है, अगर लगा देंगे तो एरर नहीं आती, आउटपुट में भी नहीं दिखाया जाता। ठीक है, हम रियल लाइफ में भी शायद यही करते हैं। हम किसी को जब कोई नंबर बताते हैं और उसको साइन नहीं बताएं, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। अब मान लो किसी की सैलरी 30,000 है, तो वो ऐसा बोलेगा मेरी सैलरी +30,000 है। किसी के मार्क्स आए 87, कभी नहीं बोलता वो कि मेरे +87 आए। तो हम दुनिया में जब भी नंबरों को बोलते हैं और वो नंबर का साइन पॉजिटिव है तो हम साइन कभी बोलते ही नहीं, क्योंकि दोनों लोग, सुनने वाला और बोलने वाला, ये जानते हैं कि जब साइन ना बोला जाए तो वो प्लस ही माना जाता है। लेकिन जब साइन नेगेटिव बोलना है तो बोलना भी होगा और सुनने वाला तभी समझेगा कि अच्छा ये नेगेटिव बात है, नेगेटिव वैल्यू है। सेम प्रोग्रामिंग में होता है। तो प्रोग्रामिंग में अगर आप पॉजिटिव साइन लगाते हैं तो एरर नहीं आती आउटपुट में, लेकिन वो दिखेगा भी। लेकिन जब नेगेटिव साइन दिखाना होगा तो आपको लगाना भी होगा और आउटपुट में दिखेगा भी, चाहे नंबर हमारा फ्रैक्शन के साथ हो चाहे नंबर फ्रैक्शन के बिना हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, साइन किसी भी नंबर का हमारा होता है। ठीक है, चलिए सर एक बार स्प्रिंग का साइन लगा कर दिखाइए, एरर आ नहीं चाहिए, बैड, स्प्रिंग के साथ ये साइन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, तो नंबर को प्रिंट करना हमारे लिए आ गया। अब हम ये कह सकते हैं फिर कि पाइथन के अंदर अगर हम प्रिंट की बात करें तो अभी तक हम प्रिंट में स्ट्रिंग प्रिंट करना जानते हैं और दूसरा नंबर प्रिंट करना जानते हैं। अब नंबर का थोड़ा सा हमारा जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा वाइड है, क्योंकि नंबर दो तरह के हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं।
दो तरह के नंबर का पहला जो कैटेगरी आती है वो आती है फ्रैक्शन के साथ और बिना फ्रैक्शन के साथ। तो अगर मैं नंबरों की बात करूं तो हम दो तरह के नंबर्स को पाइथन में यूज करते हैं, विदाउट फ्रैक्शन और विद फ्रैक्शन। विदाउट फ्रैक्शन रियल लाइफ में चीजें कहाँ कहाँ पर हमने कहा, देखो इस क्लास में अगर कहा जाए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं अभी जो क्लास ले रहे हैं, तो मैंने कहा 48। अब एक आ गया 49, दो चले गए 47। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्लास में 48.8 है या 48.4 है? सेंसलेस हो गया। काउंटिंग ऑफ एनीथिंग, मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस क्लास में कितनी चेयर्स हैं, इस क्लास में कितने एसी लगे हुए हैं, इस क्लास में कितने फैन लगे हुए हैं, तो काउंटिंग ऑफ एनीथिंग। अगर आपसे कहा जाए भारत की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी है, तो ये सबके रिजल्ट, विराट कोहली ने एक मैच में कितने रन बनाए, गिल ने कितने बनाए, एक बॉलर ने कितने विकेट लिए, इन सब का आंसर कैसा होगा? नंबर विदाउट फ्रैक्शन। इन सब में कहीं फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं। तो रियल लाइफ में ऐसी बहुत से नंबर है जहाँ फ्रैक्शन होता ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे विदाउट फ्रैक्शन वाले। विद फ्रैक्शन, विद फ्रैक्शन में आप अगर साइंस में आ जाएं तो साइंस में सारी गणित जो चल रही है वो ऐसे नंबरों पर चल रही है जो फ्रैक्शन के साथ होती है, वरना तो एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। आप सोचो फिजिक्स पढ़ते समय ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 को 10 कर लो, फिजिक्स बदल जाएगी पूरी। 9 कर लो, फिर सब गलत हो जाएगा, एक्यूरेसी गलत हो जाएगी सारी आपकी। 9.8 मतलब 9.8, ना 7 ना 9। हमारी कहानी, मुझे सर्किल का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी आपके सर्किल की। रेडियस फ्लोटिंग में हो सकती है, और मैंने एक शब्द बोला भी फ्लोटिंग में हो सकती है, मैं इनको नाम देने जा रहा हूँ। नंबर विदाउट फ्रैक्शन इज नोन एज इंटीजर, नंबर विद फ्रैक्शन इज नोन एज फ्लोट। तो अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट हो जाता है कि नंबर विदाउट फ्रैक्शन है। बेटर है एक सिंगल वर्ड बोल दो, मेरे पास इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल टू नंबर विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले मेरे पास एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शन पार्ट है, आप इस बात को एक सिंगल वर्ड में कह सकते हैं, मेरे पास एक फ्लोट है। ठीक है, तो फ्लोट का मतलब हो गया नंबर विद फ्रैक्शन। ग्रेविटी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, स्ट्राइक रेट किसी बैट्समैन का, नेट रन रेट क्रिकेट में टीम का, तो ये सब कैसे होते हैं हमारे, ये हमारा फ्लोट में होंगे। ड्यू की कट ऑफ आएगी फ्लोट में आएगी। सोचो 98 और 97 में पूरी कट ऑफ खत्म हो जाती है उनके एडमिशन। अगर वो फ्लोट में ना निकालें ड्यू वाले अपनी कट ऑफ, तो फिर एडमिशन होने मुश्किल हो जाएंगे लोगों के। 98 97 पर तो खत्म हो जाता है खेल पूरा। ठीक है, तो दो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स की वैल्यू ऐसी है 96.7654, दूसरा स्टूडेंट 96.7655। किसी एक का एडमिशन होना है, किसका कराओगे? नीचे वाले कराओगे ना, ये 0.7655। तो डेसिमल पॉइंट के चौथे प्लेस पर जाकर पता चला ये ज्यादा है। अब आप बोल रहे हो कि सर इसे छोड़ दो, छोड़ कैसे, डिसीजन ही नहीं हो पाएगा फिर। तो फ्लोट हम तब लगाते हैं जब एक्यूरेसी मैटर करती है, जहां पर एक्यूरेसी हमारी पहली प्रायोरिटी है, वहां पर आपको फ्लोट में जाना है। इंटीजर कहता है एक और दो के बीच में कुछ नहीं होता, फ्लोट कहता है एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो। आप बताओ कहाँ पर रुकना चाहते हो? ठीक है, चलिए, तो नंबर क्या होते हैं वो हमारी समझ में आ गया कि हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, नंबरों को पाइथन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। मैं नंबर की जगह बोलूंगा इंटीजर प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोट प्रिंट कर सकते हैं। अब अभी हमने जितना जाना है पाइथन को, उतने में ये तीन चीजें आई हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही तीन चीजें ही प्रिंट होती हैं, एटसेट्रा अभी और भी चीजें हैं जो अभी नहीं जानते हम, और जिसको भी हम पढ़ भी नहीं सकते अभी की क्लासेस तक।
आगे जाके वो चीजें मिलेंगी तो उनको भी आगे जाके हम प्रिंट करना सीख सकते हैं। लाइक बूलियन आप प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, टपल को प्रिंट कर सकते हैं, सेट है, डिक्शनरी है, बहुत सारी चीजें, एरे है, डेटा फ्रेम, बहुत सारी चीजें जिनको आप आगे जाकर सीखेंगे उनको भी प्रिंट किया जा सकता है। बट अभी के लिए इन तीनों से अपना काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट क्या प्रिंट कर सकता है ये समझ में आ गया। अब जितने प्रोग्राम मैंने अभी बनाए हैं, हर प्रोग्राम में एक एक वैल्यू ही प्रिंट हो रही है, चाहे वो स्ट्रिंग वाली है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट है। क्या एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट नहीं किया जा सकता? क्या हर प्रोग्राम में एक वैल्यू प्रिंट कराने के बाद दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो दूसरा प्रोग्राम ही बनाना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, तो सीख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप एक प्रोग्राम से लाखों करोड़ों जितनी चाहे उतनी वैल्यू प्रिंट कराओ, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उतना प्रिंट कराओ। कैसे कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे का पहला आंसर है कि मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, पहली वैल्यू स्ट्रिंग में लिख दी, लेट अस सपोज एप्पल। अब अगली वैल्यू के लिए मैंने अगला प्रिंट लगा लिया, मान लीजिए मैंने मैंगो कर दिया। उसके बाद एक इंटीजर प्रिंट कर दिया, फिर मैंने एक फ्लोट प्रिंट कर दिया। करा सकते हैं ऐसे करके, आप एक प्रोग्राम में जितनी चाहे उतनी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। और ऐसा करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है हर वैल्यू को एक प्रिंट से आप प्रिंट करा सकते हैं। हर वैल्यू को एक प्रिंट से प्रिंट करा सकते हैं, सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, तो अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैं आउटपुट को समझना चाहता हूँ कि आउटपुट में क्या ये सारी चीजें एक साथ ही नजर आएंगी? एप्पल, एप्पल के बाद मैंगो, मैंगो के बाद 20 और इसी के 4.5 एक ही लाइन में आउटपुट में क्या ये प्रिंट होंगे? हमने कहा आप अपने आप से पूछो कि आपको अगर ऐसा आउटपुट दिखा दिया जाए तो क्या उसको समझने में आपको आसानी होगी? हमने कहा नहीं, बहुत मुश्किल होगा समझने में आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, क्या नहीं हो रहा है। तो पाइथन को भी ये बात पता थी कि जब अलग अलग प्रिंट से हम प्रिंट कराएंगे और एक ही लाइन में प्रिंट कराते चले जाएं तो आउटपुट रिटेबल नहीं रहेगा। समझ ही नहीं आएगा कि पहले वाले प्रिंट ने कहाँ तक प्रिंट करा था, दूसरा वाला कहाँ से प्रिंट शुरू कर रहा है अपना का। तो क्या करा पाइथन ने, प्रिंट फंक्शन से कहा कि प्रिंट, आप जब अपना आउटपुट दिखा लें तो आप अपना एंड न्यू लाइन देकर करना। एक तो न्यू लाइन देने का तरीका है स्लैश एन लगाएंगे स्ट्रिंग के अंदर, आउटपुट में आ जाएगी न्यू लाइन। दूसरा प्रिंट ये कह रहा है कि जब भी मैं अपना कोई आउटपुट दिखा लेता हूँ और मैं अपना एंड करता हूँ तो भी मैं आउटपुट में न्यू लाइन दे देता हूँ, है ना। तो अब होगा क्या, होगा ये कि आउटपुट में पहले प्रिंट एप्पल को प्रिंट कराएगा, ये आ गया एप्पल। अब आपने तो कोई स्लैश एन लगाया ही नहीं है, कोई बात नहीं, पूरा लिख दिया आपका मैसेज प्रिंट ने। उसके बाद प्रिंट अब एंड हो रहा है, कुछ है ही नहीं काम इसके पास करने के लिए, तो ये अपनी तरफ से क्या करेगा, स्लैश एन को जोड़ देगा इसमें। तो आउटपुट में क्या बन जाएगी हमारी, न्यू लाइन। तो हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट कर्सर कह लो, वो हमारा न्यू लाइन पर आ चुका हो। अब ये जो प्रिंट है ये कहाँ से लिखना शुरू करता है, जो प्रीवियस प्रिंट ने जहां तक लिखा था उसके नेक्स्ट करेक्टर से लिखना शुरू करता है। तो इस वाले प्रिंट ने आउटपुट में कहां तक लिख दिया था, ई के बाद न्यू लाइन भी लिख दी थी, तो ये जो न्यू लाइन आई है वो इसी प्रिंट की वजह से आई है। अगला वाला प्रिंट जब लिखेगा तो न्यू लाइन के आगे से लिखना शुरू करेगा MANGO। अच्छा, अब ये भी जा रहा है, काम खत्म है इसका। तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ से न्यू लाइन आउटपुट में ऐड कर देगा, तो न्यू लाइन आ गई हमारी। तो इस प्रिंट ने मैंगो प्रिंट करा और न्यू लाइन को बाद में ऐड कर दिया। अगला प्रिंट जब आएगा तो उसी न्यू लाइन के आगे से लिखना शुरू कर देगा 20। अब सर ये भी जा रहा है, काम खत्म है इसका, न्यू लाइन देगा। 4.5, सर ये भी जा रहा है, ये भी न्यू लाइन देगा। लेकिन इसकी न्यू लाइन हम ज्यादा वैल्यू नहीं देते, क्यों, कि इसका आगे कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। तो अगर ये न्यू लाइन दे भी रहा है नहीं भी दे रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि रूल है हर प्रिंट अपना एंड न्यू लाइन से करता है। ठीक है, देखें आउटपुट। एप्पल, मैंगो, 20, 4.5। जब जितने भी प्रोग्राम में प्रिंट लगाए जाते हैं वो प्रिंट अपना एंड न्यू लाइन देकर करते हैं। ठीक है,
सर हम चाहते थे एप्पल और मैंगो एक लाइन पर आ जाएं, बाकी के 20 और 4.5 वो दूसरी एक लाइन पर आ जाएं। हम आउटपुट ऐसा ना चाहकर हम ऐसे चाहते थे, एप्पल, एप्पल के बाद आपका स्पेस आ जाए, फिर मैंगो आ जाए, फिर न्यू लाइन आ जाए हमारी, फिर न्यू लाइन पर आपका 20 और 4.5 आ जाए। तो ये कैसे होगा? तो प्रिंट से कहा गया कि जो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अपना आउटपुट दिखाने के बाद न्यू लाइन से आपको एंड होना होता है, क्या उसको बदला जा सकता है? प्रिंट ने कहा आप इसको बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो जो भी आपने अपना आउटपुट दिखाना था उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे एंड इक्वल टू। आप बताइए ये प्रिंट अब किससे एंड हो? आप नहीं बता रहे थे तो न्यू लाइन से एंड हो रहा था। अगर आप किसी और से एंड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं किससे एंड करना चाहते हैं। तो हमने कहा आप एंड हो जाओ स्पेस से। तो अब एंड का रूल ये होता है कि आप जो भी लिखेंगे एंड की वैल्यू वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, स्ट्रिंग में। अब क्या होगा? ये वाला प्रिंट जब एंड होगा तो स्पेस से एंड होगा रादर देन न्यू लाइन। अच्छा एज इट इज बताओ, अभी अगर कोड को रन कर दिया जाए तो आउटपुट क्या आना चाहिए? एप्पल, मैंगो कब आएगा? स्पेस, स्पेस के बाद मैंगो, उसके बाद मैंगो के बाद स्पेस आएगा, नेक्स्ट लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमने दूसरे वाले प्रिंट से कुछ नहीं कहा है। तो जब दूसरे वाले या किसी और प्रिंट से जब एंड हमने कुछ नहीं कहा है तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या चलेगी? न्यू लाइन। तो अब न्यू लाइन पर क्या आ गया? 20। फिर उसके बाद न्यू लाइन पर क्या आ जाएगा? 4.5। अभी जो आउटपुट आना चाहिए हमें देखना चाहिए वो ऐसा देखना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 4.5 20 के साथ ही नजर आए तो कहाँ पर क्या करना होगा? कहाँ पर किस वाले प्रिंट में लगाना होगा? ये 20 वाले प्रिंट के साथ कॉमा लगा के एंड इक्वल टू जो भी आप दिखाना चाहते हैं वापस। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन का एंड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन से हो रहा है। कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप कहेंगे नहीं एंड न्यू लाइन से ना करके जो हम कह रहे हैं उससे करो, तो आप अपना लगा लो। सी लैंग्वेज में उल्टा होता है। सी लैंग्वेज में क्या है? बाय डिफॉल्ट सी का जो प्रिंट वाला कॉन्सेप्ट प्रिंट है वो न्यू लाइन देता ही नहीं। वो जितने प्रिंट है सब एक के आगे एक लिखना शुरू कर देते हैं। अब आपको अगर चाहिए तो आपको स्लैशन लगाना होता। यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया कि बाय डिफॉल्ट हम न्यू लाइन देंगे, नहीं चाहिए तो फिर आप बता दो कि आप एंड को ऐसे करो। तो एंड की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो थोड़ा ध्यान से समझना है। एंड की वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग में आप क्या लिखेंगे वो आपको डिसाइड करना। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस बात को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने लिख दिया एंड इक्वल टू कॉमा, यहाँ लिख दिया एंड इक्वल टू बाय। अब गैस करिए आउटपुट में ये सारी वैल्यू कैसे दिखाई देंगी। पहले क्या आएगा आउटपुट में? एप्पल, उसके बाद स्पेस के बाद मैंगो के बाद कॉमा के बाद फिर स्पेस फिर 4.5 फिर लिखकर आएगा भाई इस तरह से? नहीं आएगा? ये आएगा, आना चाहिए भाई। हर प्रिंट अपना एंड जिससे आप कहोगे उससे करेगा। तो आपने बाय से कहा तो बाय से भी करेगा, तो ये आउटपुट आना चाहिए। इस तरह से आप एंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं दूसरा तरीका। मैं लिख दिया एंड इक्वल टू 5। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा? एप्पल के बाद
चलिए देखो, एरर क्या है, एंड मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। यानी कि जो आपका एंड है वो आपका इंटीजर नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, या तो नन होगा। नन पाइथन का एक स्पेशल वर्ड है जिसमें एन कैपिटल है, और नन का मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती थी एंड की, न्यू लाइन, है ना। तो नन का मतलब न्यू लाइन होता है। तो न्यू लाइन अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं लिखूंगा ही क्यों, ना लिखने पर मुझे न्यू लाइन आती है, या स्ट्रिंग होना। तो एंड की वैल्यू आप ध्यान रखेंगे स्ट्रिंग ही आप लिखेंगे। अगर आप इंटीजर या फ्लोट लिखते हैं तो एरर हमारी आ जाती है। क्या लिखेंगे स्ट्रिंग में वो आपका मर्जी है। अच्छा ऐसे लिख दूं, अब सही है एरर, अब सही है। आउटपुट रिटेबल है नहीं, वो आप देखो। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे, इससे कंफ्यूजन बढ़े। अच्छा, आप बताइए। तो अब इस बार आपने एंड 2 बार लगा दिया, तो अब प्रिंट फंक्शन कंफ्यूज हो गया कि मैं किस वाले एंड को कंसीडर करूं, दोनों को कर लूं या किसी एक को करूं। तो आंसर आया एरर। एंड एक ही बार आप बता सकते हैं प्रिंट का, एक से ज्यादा बार आप नहीं बता सकते। कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड एंड, तो आप एंड को एक ही बार बता सकते, एक से ज्यादा बार आप नहीं बता सकते। अच्छा, उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर, सही है। तो एंड को प्रिंट के एंड में ही बताना है, शुरू में नहीं बताना, है ना। एरर, जब आप अपने प्रोग्राम में प्रिंट के साथ एंड को बताते हैं तो 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला, एंड स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल, एंड को एक ही बार आप बता सकते हैं, ठीक है, प्रिंट के अंदर एक से ज्यादा बार बताने पर एरर आ जाती है। तीसरा रूल, एंड लास्ट में ही प्रिंट के बताना है, बीच में या शुरू में नहीं बताना। क्या एंड को यूज करना कंपलसरी है प्रिंट के साथ या ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। जब हम इसको यूज नहीं करते हैं, ऑप्शनल के साथ बढ़ते हैं, तो एंड की वैल्यू क्या होती है, और नन का मतलब क्या होता है, न्यू। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जब मैं एंड को ना बताऊं तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी न्यू लाइन, रादर देन हम एक लेयर और जोड़ें कि नन होती है, फिर नन की जगह डिफॉल्ट आती है न्यू लाइन, सीधे बोल सकते हैं कि ना बताने पर न्यू लाइन हमारी होती है, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि हम अपने प्रोग्राम में एंड को कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो उसका क्या आंसर होगा। दोबारा से सुनेंगे ध्यान से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम एंड को अपने प्रोग्राम में कितनी बार यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या देंगे आप, एक बार देंगे या नहीं देंगे। नहीं देना है एक बार, क्यों नहीं देना है, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा है वो अलग है, और जो आपको बताया गया था वो अलग था। जो आपको बताया गया था वो था कि एंड प्रिंट में एक बार आता है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एंड प्रोग्राम में कितनी बार आता है। प्रोग्राम और प्रिंट में फर्क है, एक प्रोग्राम में कई प्रिंट हो सकते हैं, हर प्रिंट में एक बार एंड आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्रोग्राम में एंड कितनी बार आ सकता है, तो जल्दीबाजी में आंसर गलत होने के चांसेस पूरे हैं कि आप एक ही बताकर आ जाओगे। जबकि आप अगर ध्यान से सुन रहे होते तो आप एक नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे एक प्रिंट में एक बार आता है, प्रोग्राम में उतनी बार आ सकता है जितने प्रिंट लगाए होंगे आप। और हमें नहीं पता आपके प्रोग्राम में कितने प्रिंट है, बट ये क्लियर है कि जितने प्रिंट है हर प्रिंट के पास एक एक बार एंड लगाने का कॉन्सेप्ट होता है।
लगाना है ऐसा जरूरी भी नहीं, नहीं लगाएंगे तो डिफॉल्ट एंड की वैल्यू न्यू लाइन हमारी होती है। ठीक है, चलो क्यों लगाएंगे एंड हम, जब बाई डिफॉल्ट होता है तो अगेन आउटपुट है फॉर्मेटेड, हम आउटपुट को अपने हिसाब से फॉर्मेट देकर दिखाना चाहते हैं, है ना। अगर हम 4 फ्रूट्स के नाम प्रिंट कराएंगे तो चारों अलग अलग लाइन पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं 4 की जगह 40 प्रिंट कराऊं, तो आउटपुट में स्क्रॉलिंग नहीं आ जाएगी, एक लाइन पर एक फ्रूट का नाम, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, जबकि मेरे पास जगह काफी बची हुई थी अभी हॉरिजॉन्टली। तो मैं ऐसा कर सकता था कि मैं क्या करूं, मैं एक लाइन में 4 फ्रूट का नाम दिखाऊं आउटपुट में, अगली लाइन पर 4 नाम दिखाऊं, तो मैं ज्यादा इस एक ही स्क्रीन पर ज्यादा फ्रूट के नाम दिखा पाऊंगा। स्पेस अपने अकॉर्डिंग में कंट्रोल कर सकता, समझ पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका एक टेक्निकल आंसर है फॉर्मेट को बेटर करने के लिए आउटपुट। तो एंड लगा देने से ना लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट की जो डिजाइन है वो आप क्या देना चाहते हैं देखने वाले को, वो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज तो हर प्रिंट न्यू लाइन में प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना सीख गए, अलग अलग प्रिंट लगाकर, एक ही प्रिंट से नहीं करा सकते थे। अगर मैं एक ही प्रिंट से एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं 100 वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 100 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए कि एक ही प्रिंट से आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, तो मेरे प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो जाएगी, वरना तो मुझे 100 प्रिंट लगाने पड़ेंगे अभी। तो आंसर है यस, आप एक प्रिंट से जितनी चाहें उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो गणित का नंबर है 0 से लेकर n, मतलब अगर आप प्रिंट से कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि प्रिंट 0 वैल्यू प्रिंट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एन, एन का मतलब कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 8 10 15 20, कितनी वैल्यू आप जो चाहें प्रिंट कर सकते हैं। अब जब मैं प्रिंट से कुछ भी ना प्रिंट करूं तो लिखना आसान है, यह हो गया। ठीक है सर, आउटपुट में ध्यान से देखो कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, न्यू लाइन पर, यहाँ ऊपर नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है, देखो ध्यान, यहाँ नहीं है। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा था बाय डिफॉल्ट वो यहाँ कर रहा है रादर देन यहाँ पर, देखना दोबारा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं प्रिंट से कुछ भी प्रिंट नहीं कराऊं तो प्रिंट अपना जो काम है कि मैं एंड तो हूंगा, वो एंड अभी भी किससे होगा, ये न्यू लाइन। इसलिए आउटपुट में इस प्रिंट का आउटपुट क्या होगा, न्यू लाइन। अगर आपको चाहिए कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है तो प्रिंट एम्प्टी लिख दो, न्यू लाइन आ जाएगी, क्योंकि वो प्रिंट कुछ ही प्रिंट नहीं करेगा बट अपना एंड तो फिर भी करेगा न्यू लाइन को, तो देखने वाले को वो न्यू लाइन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब सर ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर मुझे बहुत सारी वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मुझे लिखना है 10 20 30, तो सर मेरे मन में था 3 वैल्यू है ये, एक 10 है, एक 20, एक 30 है। पाइथन इंटरप्रेटर के मन में कैसे आएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो ऐसे नहीं सोच सकता है कि ये 102 लिखा हुआ है और ये 0 30 लिखा हुआ है। वो ऐसे सोच सकता है ये 1 लिखा है फिर 0 लिखा है फिर, तो ऐसे तो सर बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसे समझने के। मैंने कहा ये आप अपने आप से पूछो कि जो आपके मन में था कि ये 3 वैल्यूज हैं, ये बात इंटरप्रेटर कैसे जानेगा ये 3 वैल्यूज। तो उसका कोई सिंटैक्स दिया गया होगा। किस बात का सिंटैक्स, कि एक प्रिंट से जब एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो हर वैल्यू के बीच में कॉमा का सिंटैक्स आता है। तो क्या लिखेंगे, हर वैल्यू के बाद कॉमा बताएंगे, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा, और भी लिखना चाहते हैं लिख दो, स्ट्रिंग लिखो, इंटीजर लिखो, फ्लोट लिखो, कोई मना नहीं। अब सर जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट में कैसे ये दिखाई देगा, क्या इसका आउटपुट ऐसा आएगा 10 20 30 एप्पल मैंगो, हमने कहा
समझ लेते हैं एक बार, आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि हमें ये बताया गया था कि प्रिंट जब एंड होता है तो न्यू लाइन से एंड होता है। जब प्रिंट ने 10 को प्रिंट कराया होगा तभी एंड कहाँ हो रहा है, एंड तो ये तब होगा ना जब मैंगो प्रिंट करा देगा, उसके बाद ये न्यू लाइन देगा तो समझ में आता है। हर वैल्यू के बाद थोड़ी एंड होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं सोच रहे हैं। प्रिंट न्यू लाइन से एंड होता है, और न्यू लाइन से एंड तब होता है जब प्रिंट अपनी आखिरी वैल्यू प्रिंट कर देता है। आखिरी वैल्यू मैंगो है, अब एंड होगा न्यू लाइन से, अब ये आएगा वो। तो सर अगर ऐसा हुआ तो फिर आउटपुट देखने वाले को तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ये क्या आप दिखाना चाहते हो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप एक प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में उनके बीच में एक सेपरेटर यूज करवा सकते हैं। तो वो सेपरेटर कैसे होगा, आप अपनी वैल्यूज को लिखिए और बाद में कॉमा लगाकर लिखेंगे सेपरेटर, SEP। और सेपरेटर की वैल्यू आप जो बताएंगे वो आउटपुट में इन वैल्यू के बीच में दिखाई देगी। अब बताओ क्या दिखाना था, हमने कहा चलो स्पेस दिखा दो। अगर मैंने लिख दिया स्पेस तो यहाँ पर 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस एप्पल स्पेस मैंगो, ऐसा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो देखने में अब थोड़ा अच्छा लगेगा, हमने हाँ देखो। और अगर मैं सर कॉमा लगा दूं तो कॉमा आएगा आउटपुट में, जो आप यहाँ लिख दोगे वो आ जाएगा। और अगर मैं सेपरेटर स्लैश एन लगा दूं तो हर वैल्यू के बीच में क्या आ जाएगी, न्यू लाइन आ जाएगी। और अगर मैं स्लैश टी लगा दूं तो हर वैल्यू के बीच में स्लैश टी टैब स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो सेपरेटर आप दे सकते हो। तो हर वैल्यू के बीच में अगर आप एक प्रिंट से ही प्रिंट करा रहे हैं तो आपको सेपरेटर देना चाहिए, है ना। क्या देंगे, कॉमा दे सकते हो, स्पेस स्लैश टी स्लैश एन, यही सब 4-5 ही हैं जो आप देते हो तो थोड़ा आउटपुट बेटर दिखाई देता है, समझने वाला समझ जाता है अलग अलग वैल्यू। इनके अलावा शायद ही कोई और ऑप्शन है जो आप देना चाहते होंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैंने कॉमा दे दिया। अगर आपसे कहा जाए कि मैं सेपरेटर ना लगाऊं तो प्रिंट इस बात को जानता है कि बिना सेपरेटर के तो आउटपुट बेकार है, रीडेबिलिटी होगी नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली मल्टीपल वैल्यूज के बीच का सेपरेटर इस पे यूज कर लिया जाता है। तो अगर आप सेपरेटर नहीं बताते हैं और एक ही प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट कराते हैं तो उनके बीच का सेपरेटर स्पेस यूज होगा। 10 स्पेस 20 स्पेस 30, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो अपना सेपरेटर आप लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। ठीक है, जब आप सेपरेटर लगाते हैं तो सेपरेटर के भी वही 3 रूल हैं जो एंड के थे। पहला, सेपरेटर सिर्फ हमारा स्प्रिंग होना चाहिए। सेपरेटर हम एक ही बार लगा सकते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लगा सकते। तीसरा, सेपरेटर भी लास्ट में आना चाहिए, सेपरेटर के बाद कोई और वैल्यू नहीं आ सकती जिसको आप प्रिंट कराना चाहिए। तो सेपरेटर के भी ये 3 रूल हमारे होते हैं। सेपरेटर हमारा एक ही बार आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, और स्ट्रिंग वैल्यू ही सेपरेटर की आप बता सकते हैं। सेम जो एंड के रूल थे वही सेपरेटर के भी रूल थे। तो अब मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं एक प्रिंट से जितनी चाहूँ उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। मैं अलग अलग प्रिंट से अलग अलग तरह से वैल्यूज को प्रिंट कर सकता हूँ। जितना अभी मैंने पढ़ाया है अगर मैं उसको कंबाइन करके आपसे इस प्रोग्राम में पूछूं तो बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए। ये हो गया बनाना, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया प्रिंट,
बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अप टू दिस स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या दिखाई देगा आउटपुट में? तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप भी जल्दीबाजी भी ना करें। 10 के बाद स्पेसिफिक और बताइए क्या आएगा। फिर फिर अब मैंगो के बाद क्या आएगा? अब न्यू लाइन, क्योंकि इस वाले प्रिंट से तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, बट न्यू लाइन तो फिर भी आएगी, एंड तो होगा ही हमारा। अब बाय, बाय के बाद न्यू लाइन, अगला वाला जो ये लास्ट वाला प्रिंट है भी तो एंड होगा न्यू लाइन से। अब इसकी न्यू लाइन का हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आगे कुछ दिखाई देगा नहीं हमारे लिए, बट इसने अपना काम तो करा ही होगा न्यू लाइन देने वाला। ठीक है, तो इसका आउटपुट ये आना। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में कस्टमाइजेशन कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया ये प्रोग्राम एक बात समझाने के लिए और आपकी हेल्प करेगा कि जब आप ये कहते हैं सेपरेट और एंड एक साथ हमारा लास्ट में ही आते हैं, तो दोनों लास्ट कैसे हो सकते हैं? अगर मुझे दोनों लगाने पड़ गए तो किसी एक को तो सेकंड लास्ट होना ही पड़ेगा, जबकि दोनों का रूल ये कहता है कि दोनों ही कहाँ होने चाहिए, लास्ट में होने चाहिए। तो एक रूल और आ जाता है कि ये दोनों हमारा अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। सेपरेटर एंड, यहाँ पर मैंने एंड सेपरेटर लिखा है। अब ये दोनों लास्ट और सेकंड लास्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो सेपरेटर और एंड लास्ट में ही आएंगे। अब इनमें पहले कोई भी आ सकता है, बाद में कोई आ सकता है, इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, इनके बाद कोई नहीं आ सकता, ये दोनों सबसे लास्ट में ही पड़े होंगे हमारे। ठीक है, अब बताइए अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए तो अभी आउटपुट जो आप बता रहे थे उसमें क्या चेंज कराएंगे? 10 के बाद बताओ क्या लिखना? 10 के बाद कॉमा, 20 के बाद, 30 के बाद कॉमा एप्पल, फिर कॉमा मैंगो, फिर न्यू लाइन बनाना, न्यू लाइन, फिर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद कॉमा, फिर न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन। एक जगह गलत कर दिया आपने भाई। दूसरे वाले प्रिंट ने जब ऑरेंज प्रिंट कर दिया तो इसने अपना एंड किससे करा है? कॉमा से, तो एंड हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला प्रिंट है, ये वाला, ये इसी कॉमा के आगे से तो काम करेगा शुरू अपना, और इसके आगे जब उसने अपना काम शुरू करा तो कुछ था ही नहीं इसे करने के लिए, तो अपना एंड करके चला गया ये। इसने जो अपना एंड करा तो कहाँ कंट्रोल आ गया आपका? न्यू लाइन पर आ गया। अब जब बाय वाला प्रिंट लिखना शुरू करेगा तो इसी पर लिखना शुरू कर देगा। आगे क्यों आ गए आप? एक कदम आगे आपको नहीं आना था। ठीक है, तो ये यहाँ पर। ठीक है, जावेद खान बताइए। हो गया सर, वही वही मैं पूछ रहा था बस। चलिए, तो सेपरेटर और एंड को कंट्रोल करना हमें आ गया कि कैसे सेपरेटर और एंड को कंट्रोल किया जाएगा। तो प्रिंट में नंबर, स्ट्रिंग,
साथ में सेपरेटर एंड, ये सब हम मिक्स करके अपना यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आज 20 प्रोग्राम कराए हैं, ये 20 के 20 प्रोग्राम आपके लैपटॉप पर आपको बनाने होंगे, ठीक है। उसके बाद घर पे आपको बिजी करने के लिए मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हर टॉपिक जो पूरा होता जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से जो मैं करा रहा हूँ वो तो करने ही है, तो उसके अलावा वो भी आपको करने हैं। और ये आप कह सकते हो अनसॉल्व, जो मैंने करा थी वो तो सॉल्व हो गए, उनका तो आपको पता ही है ना। ये हो गए अनसॉल्व। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो ये आउटपुट लेकर आएगा। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। जैसे किसी एक का पॉइंट भी हो सकता है, एक प्रिंट से इतना प्रिंट कर देते हैं, दूसरे प्रिंट से ये प्रिंट करेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, टैब स्पेस। जब ये वाला प्रिंट कराएंगे तो इसकी स्टार्टिंग में 2 टैब स्पेस लगा देंगे। किसी के मन में आएगा, एक काम करते हैं, पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एज मल्टी लाइन, इस पर तब भी तो हो ही जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है कि आपका ब्रेन क्या सोच रहा है। एक ही काम को 4 तरह से किया जा सकता है ना। कौन सा तरीका आपका ब्रेन सोच पा रहा है, ये आप कितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रोग्रामिंग में, उस पर डिपेंड करेगा। हर किसी का अलग अलग डिसीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब प्रैक्टिस। अब दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरे प्रोग्राम में आपको पहले पढ़ना होगा क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है WAP का मतलब राइट ए प्रोग्राम होता है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेम्स ऑफ योर 5 फ्रेंड। आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम बनाना। पांचों दोस्तों के नाम अलग अलग लाइन पर आने चाहिए, आउटपुट में अलग अलग लाइन पर पांचों नाम आने चाहिए। साथ में लिखा हुआ है प्रिंट एक ही लगाना है, 5 प्रिंट यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो साथ में भी लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग भी एक लगानी है, 5 स्ट्रिंग भी नहीं लगानी। डेट मीन्स आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने लिखा प्रिंट और पहले दोस्त का नाम लिख दिया मान लीजिए सोनू, कॉमा दूसरे का लिख दिया मोनू, नहीं ये नहीं, क्योंकि 2 स्ट्रिंग हो गई, एक अलग ये हो गई, एक अलग ये हो गई, एक ही रहनी है। एक ही स्ट्रिंग के अंदर आपको रहते हुए अपने 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं, और बीच में कुछ ऐसा सोचो कि देखने वाले को सोनू के बाद न्यू लाइन पर मोनू दिखाई देना चाहिए। तो प्रिंट एक होना है और स्ट्रिंग भी एक लगानी है, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको दी जा रही हैं, इसका इसका मकसद ये है कि जो आपको पढ़ाया गया है उसको कहाँ यूज किया जाता है वो आप समझ पाए। हमें पता है स्लैश टी से ये होता है, स्लैश एन से ये होता है, कभी ये काम नहीं कराया जाता इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में आपको अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है। अब आप सोचो जो आपने सीखा है उसका कितना हिस्सा और कौन कौन सी चीज यहाँ पर लगेगी ना, वो आपको मैच करनी है, ठीक। सेम ये प्रोग्राम भी वही है जो दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें कंडीशन बदली हुई है कि आपको 5 अलग अलग स्ट्रिंग यूज करनी है। प्रिंट एक ही लगाना है लेकिन 5 अलग अलग स्ट्रिंग का यूज करना है, ठीक है। कॉमा बीच में लगाते हुए पहली स्ट्रिंग कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग कॉमा, तीसरी स्ट्रिंग, ऐसे करते। ये प्रोग्राम ही वही है लेकिन इसमें आपको 5 प्रिंट लगाने। तो ऑब्वियसली बात है कि 5 प्रिंट लगाएंगे तो एक प्रिंट में एक स्ट्रिंग, दूसरे प्रिंट में दूसरी स्ट्रिंग, ऐसे ही आएंगे। तो ये तीनों प्रोग्राम एक ही काम को करने के 3 तरीके आपको बता रहे हैं। अगर किसी के पास कोई और तरीका अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकता है, ठीक है। 5वां प्रोग्राम ये कह रहा है कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना दो जिसमें स्लैश टी और स्लैश एन आउटपुट में एज इट इज नजर आने चाहिए। अपने मन से कोई भी स्ट्रिंग आप प्रिंट कराइए जिसमें स्लैश टी स्लैश एन का यूज हो रहा हो, और जब उस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो आउटपुट में स्लैश टी और स्लैश एन नहीं आने चाहिए, वो एज इट इज आउटपुट में एज इट इज आने चाहिए, उनका मीनिंग नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स स्लैश टी मतलब टैब स्पेस नहीं आना चाहिए और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन नहीं आना चाहिए, एज इट इज आउटपुट में आ जाने चाहिए। अब ये असाइनमेंट आपके पास, अभी जब क्लास में ओवर करूंगा तो आज के सारे प्रोग्राम, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और ये असाइनमेंट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप बनाएंगे और बनाकर फिर मुझे सबमिट कर दो, ठीक है। चलिए, आई होप सब लोग क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन हो गए होंगे, सबके पास रिकॉर्डिंग पहुंच गई होंगी, रिकॉर्डिंग देखना आपको आ गया होगा, ठीक है। तो सेम उसी ग्रुप में आपका आज के डेट के अकॉर्डिंग मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग प्रोग्राम शेयर कर दूँ।
चलिए नेक्स्ट क्लास अब हमारी मंडे को होगी, मंडे को मिलेंगे 10 बजे। हमारा बैच का टाइम 10 से 11:30। कोई क्वेश्चन किसी का कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।